अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें आज जो है हम न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे इस चैप्टर के। और इस वीडियो में आप लोग को मैं पहले फार्मूलाज बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आप लोग को न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। आप लोग के पास सबसे पहला टॉपिक जो न्यूमेरिकल में आ रहा है वो कूलम्स लॉ से रिलेटेड आ रहा है। उसमें इसने बताया था कि एफ यानी फोर्स निकालनी है दो चार्जेस के दरमियान, तो उन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड हो और उनके डिस्टेंस का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर एक कांस्टेंट रहते हैं के की वैल्यू फिक्स है, अपने पास नोट डाउन कर लेना, वो है 9 × 10⁹। यूनिट क्या होगा स्टूडेंट इसका? यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप लोग ई। व्हाट इज ई? ई कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमारे को कैसे निकाली जाती है कि एक चार्ज कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास क्या, Q इज इक्वल टू सी वी। ये हमारे पास कहाँ से है? ये कैपेसिटेंस से निकला है कि एक कैपेसिटर को जितना ज़्यादा चार्जेस को स्टोर करना है उतना ज़्यादा उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, तो वो कितना ज़्यादा स्टोर करेगा वो डिपेंड करता है उसी कैपेसिटेंस पे। ओके। दिस वन इज वोल्टेज। वोल्टेज का फॉर्मूला है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, यानी एक चार्ज को दूसरी जगह मूव कराने में जो पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है उसे हम वोल्टेज बोलते हैं। यानी कि हमने क्या करा, चार्ज को मूव कर दिया, चार्ज को मूव करा यानी कि कुछ ना कुछ वर्क करवाया, तो इस वजह से इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? वर्क डन इन मूविंग का चार्ज। उसके बाद ये दो स्टूडेंट फॉर्मूलाज इसमें आप लोग याद रखना कि ये जो है एक सीरीज सर्किट का है और एक है पैरेलल सर्किट का। तो सीरीज सर्किट में आपके पास जो कैपेसिटेंस होती है वो 1 अपॉन या रेसिप्रोकल में होती है, और पैरेलल सर्किट में आपके पास डायरेक्ट ऐड हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूलाज इसमें यूज होंगे। पहले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है न्यूमेरिकल का, और इसमें बोला ये जा रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो इसका डाटा बनाते हैं। बहुत इजी है, कूलम्स लॉ से रिलेटेड है क्योंकि फोर्स के बारे में बोल दिया है और यहाँ पर चार्जेस की बात हो रही है। चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शक्ल में है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फोर्स निकालनी है। अब किसकी बात हो रही है? पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। तो जो चार्ज होगा यानी कि Q1 भी क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन है। और Q2 भी क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन की चार्ज की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, वो फिक्स होती है, और वो आप लोग को याद होनी चाहिए। वो होती है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्स। ठीक है। अब वही जो दूसरी वैल्यू है आपके पास, वो भी क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है। दूसरा पार्टिकल भी आपके पास इलेक्ट्रॉन ही है। तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्स। ओके। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान हमें इसका डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखो, आपको बोला जा रहा है कि द टू इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी कि जो आर है वो कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है। कूलम ने बोला था दो पार्टिकल के बीच में फोर्स निकालनी हो तो हाँ, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे पार्टिकल की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो पार्टिकल हमने देखा इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैल्यू हमें मेमोराइज होनी चाहिए। ओके। सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पे आप लोग क्या करोगे? वही फॉर्मूला यूज करोगे जो हमारे पास कूलम लॉ है। अगर आप एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा एक्सपोजर चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि भाई अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। सही है। और कूलम का लॉ बता दोगे क्या है कि F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ और करना, अगर आप पहले ही इस चीज़ को जज कर लेते हो कि भाई यहाँ पे हम कूलम्स लॉ लगाने वाले हैं और के एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप चाहो तो उसे डेटा में भी शो करा सकते हो कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। ओके। अब जब ये फॉर्मूला हमने सेलेक्ट कर लिया, इसकी सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए आप लोग क्या करोगे कि सबसे पहले यहाँ पर देखो कोई चीज़ रीअरेंज करने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि जो हमारे पास f है वो ही निकालना है, तो फॉर्मूले के अंदर रीअरेंजमेंट नहीं होगी। k की वैल्यू हम जस्ट पुट कर देंगे, वो है 9 × 10⁹ उसके बाद Q1 है 1.6। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर हमारे लिए आसानी हो सकती है, वो ये है कि F इक्वल्स टू के Q1 Q2 दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन चार्ज किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ई और ई हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इससे ये हो जाएगा कि हमें सिंपल बस एक ही बार वैल्यू लिखनी होगी। 1.6 10⁻⁻⁹ सॉरी दिस इज 19
और यहाँ पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अपॉन में क्या आ रहा है आपके पास, आर का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, 9 इंटू 10 की पावर 9, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा 1.6 अब इस पे लगाना है स्क्वायर, तो ये इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसके सॉल्यूशन के लिए आप 9 इंटू 10 की पावर 9 है आपके पास। अच्छा अब क्या करेंगे, ये इस पे आप स्क्वायर इस तरीके से लगाएंगे, ये हो जाएगा 1.6 का स्क्वायर, और 10 की पावर -19, इसके ऊपर पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर, पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 19 इस -38, और इसके अपॉन में 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर इज़ 1। नेक्स्ट स्टेप में अपॉन में 1 लिखेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ 1 से डिवाइड होती है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब सोल्यूशन कुछ इस तरह का हो जाएगा कि नंबर्स को हम एक तरफ कर देंगे 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर, और जो पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यानी कि 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -38, इसको एक तरफ कर दिया। ओके 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा 23.04, और जब इसकी पावर सॉल्व करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा बेसिस सेम, बी से मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक पावर ऑलरेडी क्या है, माइनस में है। तो सिंपल आंसर करीब आ गए, 23.04 इंटू 10⁻⁹ -38 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और ये माइनस होके क्या बन जाएगा, माइनस का 29 बन जाएगा। ओके अब यहाँ पर आप लोग चाहो तो पॉइंट को एक पोजीशन आगे मूव करा सकते हो। कैसे, जब ये 2.304 हो जाएगा तो इंटू 10⁻⁻29। अब यहाँ पर ख्याल रखना, पॉइंट जब भी लेफ्ट में जाता है पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होने का मतलब ये होता है कि -29 लिखा हुआ है, इसमें एक +1 करोगे आप लोग, तो हमेशा याद रखना लेफ्ट पे जब भी जाएगा +1 होगा, राइट पे जाएगा -1 होगा। अगर इस तरीके से रखोगे पावर बढ़ेगी कम होगी, तो कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 29 से 30 ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि 29 को अगर बढ़ाएंगे तो वो 28 बनता है। तो आप लोग ऐसे याद मत रखना, आप लोग बस याद रखना लेफ्ट पे पॉइंट मूव होता है तो +1 लगाएंगे, राइट पे मूव होता है तो -1 लगाएंगे। तो -29 +1 विल बी -28। तो ये आपके पास आ जाएगा फोर्स की वैल्यू, कि इतनी फोर्स इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगेगी। और रिपल्जन क्यों होगी, रिपल्जन ये बता रहा है कि दोनों सेम चार्जेस हैं, और डिफरेंट चार्जेस और सेम चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी कूलम्स लॉ से रिलेटेड है, और इसमें बोला जा रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, और एक बताया हुआ है Q1, वो कितना है 5 माइक्रो कूलम। मैंने लिस्ट बनाई हुई है, मिली होगा 10⁻³ माइक्रो म्यू से रिप्रेजेंट होता है, ये यू नहीं है, ये म्यू है इस तरह का। और ये कितना 10⁻⁻6 है, एन मतलब नैनो 10⁻⁻9। तो यहाँ पर माइक्रो कूलम दिया हुआ है, तो Q1 जो आपके पास है 5 माइक्रो कूलम, जिसको आप साथ साथ चेंज भी कर देंगे डेटा में। तो 5 माइक्रो कूलम क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ देख सकते हैं आप। ओके दूसरा जो चार्ज है वो है Q2, और वो है हमारे पास 3 माइक्रो कूलम, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके उसके बाद आते हैं आर प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो जो हमें आर की वैल्यू दी हुई है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है। फ़ौरन देख लेना कि ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको हम 100 से डिवाइड करवा देंगे, और जब 100 से हम डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। क्या निकालना है, कूलम फोर्स बिटवीन दैम, सिंपली एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इजी है स्टूडेंट्स, बस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करना आना चाहिए, और वो किस तरीके से होगा, हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास f = k Q1 Q2 अपॉन r²। वही चीज़ कांस्टेंट दिखता है आप लोग, तो आप डाटा में ही मेंशन कर सकते हो कि k की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके फोर्स निकालना है, k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। उसके बाद Q1 जो है वो है 5 × 10⁻⁻6, Q2 है 3 × 10⁻⁻6, और डिस्टेंस हमारे पास 0.05 इसका स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पर ना वही काम करेंगे, जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको एक तरफ कर देंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को ये देखनी होगी कि 9 × 5 × 3 आप कर दोगे, उसके बाद ये हो जाएगा 10 की पावर 9 × 10⁻⁻6 और × 10⁻⁻6।
अपॉन में जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो 0.05 का स्क्वायर आ रही है, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इट विल बी 0.0025। तो आप इसको जो है दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना दो 2.5 10 के पावर -3 कर दो और एक्सपोनेंशियल में सॉल्व कर दो, या फिर इसको इस तरफ रख के इनके साथ सॉल्व कर दो। तो मेरे हिसाब से आप लोग के लिए ईजी होगा कि आप इस तरफ ही सॉल्व कर दें। तो ये हो जाएगा 9 × 5 × 3 डिवाइडेड बाय 0.0025, और यहाँ पर ये पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ऐड हो जाएंगी, और जो माइनस साइन के साथ हैं उनको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो हो जाएगा 9 - 6 -6। अगर आप प्लस लगा के भी करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, उसके बाद जब आप करोगे तो हो जाएगा 9 × 5 × 3 इज़ 135, और डिवाइड करवा दोगे 0.0025 से तो इट विल बी 54,000। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 9 - 6 -6 विल बी -3। तो अब ये जो -3 आ रहा है इस पावर को हम ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जब पॉइंट नहीं नज़र आ रहा था तो पॉइंट समझे आप एंड पे होता है, तो पॉइंट को जब मूव करना शुरू करूँगा तो -3 से कितना हो जाएगा -2 से यहाँ पर आके कितना हो जाएगा -1, और 54 पे आके पावर हो जाएगी 0। तो लेफ्ट पे मूव कराने के लिए आपको बताया था जितना लेफ्ट मूव होता है उतना +1 लगते जाते हैं। तो रफ वर्क अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हो जाएगा -3 +1 एक डिजिट पे, दूसरे पे क्या हो जाएगा एक और +1, तीसरे पे क्या हो जाएगा एक और +1, यानी 3 डेसिमल प्लेस मूव कराने पे ये फ़ायदा ये हुआ कि ये पूरा सॉल्व हो के 0 हो गया, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 54.00 × 10⁻⁴ हो जाएगा, इसका मतलब ये सिंपली 54 आंसर आ गया। पॉइंट के बाद इसको लिखते नहीं, और 10 की पावर 0 एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ख़त्म कर देती है, यानी किसी भी चीज़ को पावर हो तो 1 बन जाता है। तो 54 न्यूटन हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आप लोग इसको लाजमी कन्वर्ट करके 54 न्यूटन में आंसर लिखना। ओके, क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 भी काफ़ी सिंपल है। बोला जा रहा है कि अ 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ 3.42 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। तो स्टूडेंट डाटा देखो आप लोग, डाटा में क्या चीज़ सीखने को मिलती है कि ये जो Q है उसके साथ 2 पे माइक्रो लगा हुआ है, तो माइक्रो को तो आप चेंज कर दोगे किसमें 10 की पावर -6 पे। कूलम लगा हुआ है, यहाँ पर कूलम लगा देंगे। बट यहाँ पर बोला जा रहा है फील्ड, तो अब फील्ड दो तरह की होती है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो आप लोग खुद ही पिक कर लेना, इस पूरे चार्ज में मैग्नेटिज्म को और इस पूरे चैप्टर में मैग्नेटिज्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप लोग के पास ये जो फील्ड बोला हुआ है, फील्ड का वर्ड आ जाए समझ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दैट इज़ 3.42 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अच्छा, जैसे हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, तो दैट इज फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो इसका यूनिट भी आप लोग याद रखना। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट, फोर्स मालूम करनी है। तो ये तो इस तरह के न्यूमेरिकल तो बहुत ही समझे एग्जाम में मार्क्स गेनिंग पे आ जाते हैं कि ऐसे न्यूमेरिकल मिल जाए तो टाइम भी बच जाता है और इसमें गलतियों के चांसेस भी कम होता है, क्योंकि सिंपल 1 लाइन फार्मूलाज लाइक होता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है F/Q, और मुझे अगर फोर्स निकालनी है तो Q में आ जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और जब आप फोर्स की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो Q और E को क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। हमसे बस गलती हो सकती है अगर हम कन्वर्जन करना भूल गए, तो प्रैक्टिस करना, कन्वर्जन याद रहेगी, क्योंकि साथ साथ ऐसा यूनिट को गौर करते रहना तो गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। तो Q की वैल्यू पुट कर दी, E की वैल्यू इज़ 3.42 × 10⁻11। मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से होगी स्टूडेंट्स के 2 मल्टीप्लाई बाय किससे हो जाएगा 3.42 से, और वही काम करेंगे 10 की पावर -6 × 10⁻11। तो ये मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 6.84, और -6 + 11 विल भी क्या हो जाएगा 10 की पावर -5 -6 + 11, तो हो जाएगा 6.84 × 10⁻5। अब फोर्स निकालिए तो क्या लग जाएगा, न्यूटन लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी इजी न्यूमेरिकल है। क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर
सिंपल इज़ दैट, आपको डाटा बनाना है और इसमें क्या मालूम करना है, चार्ज यानी कि क्यू निकालना है। इफ़ अ 40 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है 40 माइक्रोफेरेड, तो माइक्रो का वर्ड जब भी लग जाएगा इसको हम चेंज कर देंगे, दैट विल बी 40 इंटू 10⁻⁻, माइनस माइक्रो है तो 6 लग जाएगा, फेरेड अपनी जगह पे रहेगा। ओके, उसके बाद बोला जा रहा है कि हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट, तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट आपको वोल्टेज दिया हुआ है, मिली माइक्रो नैनो कुछ नहीं लगा हुआ, तो सिंपल ये रहेगा। अच्छा, वोल्टेज को रिप्रेजेंट भी वी से करते हैं और उसका यूनिट भी वी होता है। कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है तो प्रॉपर वोल्ट्स भी लिख सकते हैं, जैसा आप लोग को सही लगे। ओके, अब बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पे आप लोग बस ये देखो कि हमारे पास इन तीन चीज़ों का फॉर्मूला क्या मिल रहा है, Q इज इक्वल टू सी वी के फॉर्मूले में फिट हो रहा है। तो चार्ज निकालना है, कैपेसिटेंस कितनी है 40 इंटू 10⁻⁻6 है, और वोल्टेज हमें कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो 40 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल वैल्यू वैसे ही रहेगी। तो 40 इंटू 6 विल बी 240 और 10⁻⁻6, आप चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, इसको 2 डेसिमल प्लेसेस मूव करा देंगे तो 2.40। क्या समझाया मैंने आप लोगों को स्टूडेंट, पॉइंट जब भी लेफ्ट में मूव होता है तो +1 लगता है, 2 डेसिमल प्लेस मूव हुआ है तो 2 बार +1 लगा दो, तो इससे होगा गलती के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, तो ये 2.40 10⁻⁻4 कूलम आ गया है। तो ये भी आपके पास -6 भी है और -4 भी है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग को और पता चलो, हमारे पास 10⁻−3, 10⁻−6 और 10⁻−9 ये स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन है। तो अगर आप यहाँ पर आके इसको ऐसे भी कर देते हो कि स्टैंडर्ड नोटेशन में अगर नहीं लाते, आप इसको ऐसे कर देते हो 240 इंटू 10⁻−6, तो 240 ऐसे ही रहने दो, -6 को वापस क्या बना देंगे, माइक्रोकूलम। तो ये आंसर भी सही है, तो मेरे हिसाब से दिस वन इज़ बेटर, तो आप लोग इसको एग्जाम में ऐसे कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 जो है हमारे पास वो बोला जा रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज़ 100 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हम सिंपली वोल्टेज को बोलते हैं, वो कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद बोला जा रहा है कि इफ़ एन अननोन चार्ज इज मूव बिटवीन these points, the amount of work done is 500 जूल। यानी कि अगर हमने क्या करा, एक चार्ज को मूव करा है किसी पॉइंट्स के दरमियान, तो उसमें जो वर्क जो लगा वो कितना लगा, 500 जूल्स का वर्क डन हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि Q कितना लगेगा। तो फॉर्मूला आपको फॉर्मूले की लिस्ट में दिख रहा होगा कि कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट फिक्स हो रहा है। हम चेक करते हैं, वोल्टेज का फॉर्मूला है, वर्क है और चार्ज है। वोल्टेज की डेफिनेशन से याद रखना कि वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। ओके, क्या है हमारे पास, Q निकालना है, Q डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा और V मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। फॉर्मूले के अंदर जो रीअरेंजिंग करनी थी वो भी कर दी। अब सिंपली आप लोगों को क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। कोई मिली माइक्रो नैनो नहीं लगा हुआ तो चेंजिंग की ज़रूरत भी नहीं है। वर्क डन इज़ 500 और वोल्टेज इज़ 100। अच्छा, अब आप लोग को एक गलती बता देता हूँ, ये तो सिंपली डिवाइड हो गया, 5 कूलम आंसर आ गया है। कुछ स्टूडेंट इसको ड्राइव ही उल्टा कर देते हैं, यानी कि V W/Q है वो यहीं से Q को ऊपर कर देते हैं और V के साथ W को ले आते हैं। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। आप लोग ये याद रखा करो कि ऐसी एक ही जगह पे कोई वेरिएबल ऊपर नहीं आ सकता। ये यहाँ ऐसा क्रॉस में ऊपर जाएगा तो ये ऐसे नीचे आ जाएगा। अगर आप इसको नहीं समझ पाते तो इसको स्टेप बाय स्टेप कर लो। V को Q से मल्टीप्लाई करो पहले, यानी Q पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर V और Q आप देख रहे हो मल्टीप्लाई में, तो फिर इसको नीचे भेज देना। ओके, इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है, बट आप लोग को ये बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो लास्ट न्यूमेरिकल है इसमें कंडीशन सीरीज़ की दी हुई है, तो वो पैरेलल भी आ सकती है। तो आप लोग जो है एक बार अच्छे से सीरीज़ को समझो। पैरेलल का मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा एंड में, तो वो क्वेश्चन आप लोग कॉपी करना, उसको खुद से सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताना ताकि मैं उसको चेक कर सकूँ। ओके, अब यहाँ पर आ जाता है आपके पास कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो डेटा में आप लोग क्या मेंशन कर दोगे कि भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वन करनी, यानी कि C के साथ E। ये टोटल कैपेसिटेंस को भी बोलते हैं, बट टोटल का वर्ड सही इसलिए नहीं रहता क्योंकि ओवरऑल सर्किट सॉल्व होके क्या इक्विवेलेंसी दे रहा है। तो डेट विल बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
और यहाँ पर क्या मालूम करने बोल रहे हैं कि सॉरी यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि कितने कैपेसिटर आपस में मिल रहे हैं, 3। तो C1, C2 और C3, वो तीनों कैपेसिटर जो हैं हमारे पास, एक है 4 माइक्रोफेरेड का, दूसरा है 3 माइक्रोफेरेड का, और तीसरा जो है वो है 2 माइक्रोफेरेड का। ठीक है। अच्छा, अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एग्जाम में बेटा आप लोग लाजमी लिखना कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन कौन सा यूज़ हो रहा है। आप लोग लिखना कॉम्बिनेशन जो है वो है सीरीज़, क्योंकि सिर्फ कॉम्बिनेशन के फ़र्क से फॉर्मूलाज चेंज हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन पे आते हैं स्टूडेंट, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी है, 3 कैपेसिटर हैं और ये आपस में किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में। अच्छा एक्सपोजर चाहते हो एग्जाम में तो एक छोटी सी डायग्राम बना देना, इस तरीके से कैपेसिटर पैरेलल लाइन से शो होता है और ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे बैटरी और वोल्टेज के बारे में नहीं बताया हुआ तो हम यहाँ पर ऐसे एक बैटरी को कनेक्ट करके शो नहीं करा सकते, बट यहाँ पर आप लोग सिंपल V लिख दो। ओके, अब कैपेसिटेंस 1 जो है वहाँ पास कितनी है, 4 माइक्रोफेरेड है, दूसरी कितनी है 3 माइक्रोफेरेड, और उसके बाद तीसरी जो है हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड है। इनकी इक्विवेलेंसी मालूम करनी है। तो आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट दोगे, सिंस कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आप जो फॉर्मूला यूज़ करोगे वो क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, 1/C इक्वलेंस इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, इक्विवेलेंसी निकालनी है तो पहला कैपेसिटर कितना है 4 माइक्रोफेरेड का, दूसरा कैपेसिटर है 3 माइक्रोफेरेड का और तीसरा कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड का। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर कन्वर्जन क्यों नहीं की गई, पूरी एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं कि जहाँ माइक्रो मिलता जा रहा है वहाँ पे हम 10⁻⁻6 लगा रहे थे। तो आप लोग याद रखना, ये क्या है कैपेसिटेंस, ये भी क्या है कैपेसिटेंस, 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 आपस में एक ही यूनिट सॉल्व हो रहा है। तो एक यूनिट, जैसे हमने मिरर इक्वेशन में पढ़ा था पिछली वीडियो में कि 1/F = 1/P प्लस 1/Q है, ये तीनों लेंथ हैं, सही है। तो अगर ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, तो पूरा न्यूमेरिकल मीटर में हो जाएगा। अगर ये लोग सेंटीमीटर में तो पूरा न्यूमेरिकल सेंटीमीटर पे हो जाएगा। इसी तरह अगर फेरेड में दिया हो तो फेरेड में कर देंगे, माइक्रो में दिया हो माइक्रो में कर देंगे, मिली में दिया हो मिली में कर देंगे। इसके अंदर चेंजिंग नहीं करती होती क्योंकि इसके अंदर और कोई फिजिक्स का वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा। खैर वापस आते हैं, एलसीएम लेना होगा तो इनका जो मोस्ट कॉमन एलसीएम आ रहा है वो हमें 12 नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो 4, 3 और 2 ये तीनों जो हैं 12 के टेबल में आते हैं। सॉरी ये तीनों जो हैं किसमें, तीनों के मल्टीपल्स में 12 आता है। तो 4 को अगर 12 बनाना होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 भी 3 से हो जाएगा। इसी तरह 3 को 12 बनाना होगा तो 3 को 4 से करेंगे तो ये 1 भी किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये 2 को 12 बनाना 6 से करेंगे तो 1 भी किससे हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3, 4 और 6 हो गया तो आ जाएगा 13/12। और वही चैप्टर नंबर 13 वाली जल्दबाजी मत कर देना आप लोग, पहले ये रेसिप्रोकल होगा, CE ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, इस तरह 12 ऊपर जाएगा और 13 नीचे आएगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिवाइड करके आ जाएगी 0.92। यूनिट क्या चल रहा था, माइक्रोफेरेड, तो दैट विल बी माइक्रोफेरेड। ओके, अब यहाँ पर आने के बाद आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जिसमें बस सेम सवाल आप लोगों को करना है, बट आप इसकी जगह क्या कर लेना, सीरीज़ की जगह पे पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई करके दिखाना और क्या आंसर आ रहा है मुझे आप लोग बताओ। यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट्स एक वर्क एग्जाम पे लाजमी कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए, ताकि आप लोग के पास कोई ऐसी कोई चीज़ ना आए जो आप लोग कंफ्यूज कर जाए। बाकी नेक्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल की वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देता हूँ।